को 2 पार्ट में पढ़ना है। बायोलॉजी को 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला है बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी को कहते हैं पादप विज्ञान, जूलॉजी को जंतु विज्ञान। देखिए, तो इस बॉटनी में जैसे पढ़ना है हम लोगों को पादप से रिलेटेड, पेड़ पौधा से रिलेटेड चीज पढ़ना है, और जूलॉजी में पढ़ना है जंतु से, जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, तो बॉटनी सीधे लोग याद करता है, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन बायोलॉजी के पिता जंतु विज्ञान के पिता है अरस्तु। ठीक है, और बॉटनी के पादप विज्ञान के पिता है थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, तो बॉटनी 2 पार्ट में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से, उसके बाद इसको खत्म करने के बाद बॉटनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल से पढ़ना। ठीक है, बॉटनी बाद में पढ़ना है, पहले जूलॉजी पढ़ना है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, अरस्तु को ही जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो लिखिएगा, बायोलॉजी लिख करके उसमें 2 पार्ट में लिख दीजिए, बॉटनी पहला पर लिखिए और दूसरा पर लिखिए जूलॉजी। इंक खत्म है सबका, दिख रहा है, लिखिए। तेरी मस्त मस्त बोले मेरे दिल करेंगे। हो गया। देखो, तो बायोलॉजी को कितने पार्ट में पढ़ना है, 2 पार्ट में, साथ ही साथ बोलते चला। बायोलॉजी को 2 पार्ट में, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मतलब पादप विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान में पेड़ पौधा से रिलेटेड पढ़ना है, तो पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस है, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु है। और टोटल जीव विज्ञान का पिता पूछा जाए तो वो भी अरस्तु होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी पढ़ेंगे। उसमें आप लोग लिखिएगा हेडलाइन जूलॉजी, वो अथी दो तो डस्टर। हाँ, स्टार लगा के लिखो जूलॉजी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। देखिए, तो कोशिका किसको कहते हैं, सबसे पहला बात यही होना चाहिए, कोशिका किसको कहते हैं। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेल्यूला, इसका एक शब्द है सेल्यूला, ये किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा शब्द है। तो सेल्यूला
सेलुला शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। इसका अर्थ होता है, देखो एक तरह से मान लो घर, इसे होता है ना सेल, एक प्रकार का मान लो इसका सेलुला का अर्थ होता है घर। तो इसी सेलुला शब्द से सेल शब्द बना है। इसी सेलुला शब्द से कौन शब्द बना है? सेल शब्द बना है। ये सेलुला किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो देखो, तो सेल, आखिर तो ये तो हो गया शब्द की उत्पत्ति, जो सेलुला जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे सेल बना। इसी सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो देखो, तो कोशिका होता है किसी भी शरीर का, जैसे हम और जैसे तुम्हारे और मेरे शरीर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है ना, वो सेल होता है। सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। ठीक है, तो शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, या इसी को कोशिका कहेंगे। यानी कह सकते हैं शरीर का वह सबसे छोटा भाग। ठीक है, जैसे अब मान लो सेल हुआ, ये कई सेल मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और कई टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है, यानी इसको अंग कहते हैं। कई अंग मिलकर क्या बनता है? शरीर या बॉडी बनेगा। जैसे तुम्हारा हाथ हुआ, उंगली हुआ, पैर हुआ, ये सब मिलकर क्या बनता है? एक बॉडी का निर्माण करता है। तो ठीक है, तो कोशिका लिख करके उसमें डैश देकर लिखिएगा। कोशिका शब्द की उत्पत्ति, हम भी लिख देते हैं यहाँ पे, कोशिका शब्द की उत्पत्ति, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेल्यूला से हुआ है। लैटिन शब्द सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, सेलुला से हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा कैमरा होता है। इसका नीचे का कोशिका, हाँ नीचे से एरो दे करके, कोशिका सजीव सजीव प्राणी की आधारभूत इकाई है। कोशिका सजीव प्राणी की आधारभूत इकाई है। ठीक है, एक चीज और लिखिएगा इसमें, कोशिका शरीर का सबसे छोटा भाग है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा भाग है, जो अपना कार्य खुद करता है। जो अपना कार्य खुद करता है। ठीक है, यानी शरीर का वो सबसे छोटा भाग जो अपना कार्य खुद करता हो, किसी पर आश्रित ना हो, वो क्या कहलाता है? तो कोशिका कहता है, कोशिका कहलाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी लिखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मृत कोशिका, सबसे पहले मृत कोशिका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? तो 1665 में किया था। ठीक है, ये जैसे पत्ती एक पेड़ का लिया था, ठीक है, उसमें देखा था, उसको वो दूरबीन से देखा था, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन नहीं, सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसके उस पत्ते में एक जाली नुमा आकृति मिला था, मधुमक्खी की छत्ता की तरह। सबसे पहले कौन देखा था? तो रॉबर्ट हुक देखा था। कब देखा था? 1765 में देखा था, सूक्ष्मदर्शी से देखा था, एक पत्ते का देखा था, उसमें उनको जाली नुमा आकृति एकदम ऐसे दिखाई दिया था, मधुमक्खी के छत्ता की तरह, मधुमक्खी की छत्ता की तरह। ठीक है, तो उससे उस समय वो सबसे पहले अनुमान लगाया था कि ये कोशिका है, यानी सेल है। सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। साथ ही साथ बोलते रहिए तब याद रहेगा। सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 में किया था। सूक्ष्मदर्शी से देख कॉर्क यानी पेड़ के मृत पत्ते को देखा था, उसमें उसको जाली नुमा आकृति दिखाई दिया था, मधुमक्खी की छत्ता के तरह। तो ठीक है, तो उसी को कहा था ये सेल है, इसको क्या कहेंगे? उसका नाम ये सेल दिया था। मृत कोशिका कौन खोज किया? रॉबर्ट हुक। लिखिएगा, सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज, सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। 1665 में किया था। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो जितना अभी पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन। बायोलॉजी को कितने पार्ट में पढ़ना है? 2 पार्ट में। कौन कौन? बोटनी और जूलॉजी। बोटनी का पिता किसको कहा जाता है? और जूलॉजी के अरस्तु को कहा जाता है। अब पूरे जीव विज्ञान का पिता? ठीक, अरस्तु को कहा जाता है। सेल यानी जूलॉजी हम पढ़ेंगे, उससे पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो सेल्यूला से हुआ है, जो कि सेल्यूला शब्द से हुआ, जो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कोशिका सजीव प्राणी की आधारभूत इकाई है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा भाग जो अपना कार्य खुद करता है। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, तो मृत है तो जीवित भी होगा, तो लिखिएगा, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज 1674 में जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुमेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुमेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुमेनहॉक ने किया था।
ठीक है। तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और जीवित के लुवेन हॉक, यानी कह सकते हैं हुक हॉक, ठीक है। हुक हॉक, हुक तो मरा हुआ, हॉक जीवित। जैसे आप इसे इसमें कंफ्यूज होगा कि कौन जीवित का कौन मृत का, तो बोरी उठाता है, लोग उठाता है कि नहीं उठाता है, हुक से उठाता है। तो मरा हुआ सामान को ना हुक मारिए चाहे कुछ, उसको फर्क पड़ता है, उठाइए हुक से उठाइए, जैसे बोरी वगैरह को सीधे हुक फंसाते उठा देते हैं, लेकिन जीवित के लिए हॉक। मृत प्राणी को आप काटिएगा कुछ, उसको कष्ट दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवित को दीजिएगा तो फर्क पड़ेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, ब्लड निकलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत 1893 में दो व्यक्ति था, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक था, वो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था या कोशिका सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार इसका कहना था जो शरीर में जो सेल से शरीर बना है वो शरीर का सबसे छोटा छोटा पार्ट है और कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण किया है। सेल को कहते हैं हिंदी में, सेल को कहते हैं, टिश्यू को कहते हैं उत्तक। ये सेल कई सेल मिलके टिश्यू बनेगा, कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन मतलब अंग, कई ऑर्गन मिलकर के बॉडी का निर्माण करेगा। बॉडी मतलब शरीर, ठीक है। देखिए तो स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार कोशिका सिद्धांत है कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करता है, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करता है, कई ऑर्गन मिलके बॉडी का निर्माण करता है। जैसे हमारे और आपके शरीर में कई अंग है यानी कई ऑर्गन है, ये अंग जो ऑर्गन बना है वो टिश्यू कई टिश्यू से मिलकर बना है यानी उत्तक से मिलकर बना है, और ये जो उत्तक बना है ये कई सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो यही था कोशिका सिद्धांत दिया था, कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए तो ये स्लाइडेन जो था ये जंतु विज्ञान के से संबंधित था और ये था स्वान था पादप विज्ञान, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है जो कोशिका सिद्धांत 1893 में स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया, उसमें स्लाइडेन था जंतु विज्ञान से और स्वान था पादप विज्ञान से, ठीक है। तो इसके अनुसार कई सेल मिलकर टिश्यू, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलकर बॉडी का निर्माण करता है। तो लिखिएगा कोशिका सिद्धांत 1893 में, कोशिका सिद्धांत 1893 में स्लाइडेन एवं स्वान नामक, स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने दिया था लिख लिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, ये लिखिएगा डैश देकर, ये वाला लिख लीजिएगा, सेल टिश्यू ऑर्गन बॉडी कोशिका उत्तक अंग शरीर, ये लिख लीजिएगा। कई सेल सेल देखिए कई सेल मिल करके, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या, कई कोशिका मिलकर टिश्यू, ऐसे सीधे डैश देके लिखना है, मिलकर इतना नहीं लिखना है। सेल टिश्यू ऑर्गन यानी बढ़ते क्रम में,
कॉपी में जितना लिखिएगा उतना याद रहेगा, पीडीएफ पढ़ने से याद नहीं होता है। जब जैसे इसको रिवीजन करना है, याद नहीं हो रहा, 2 बार लिख देंगे, कहीं रफ कॉपी रखिए उस पर लिखिए। ना तो एगो अथी आता है, एलसीडी आता है, एलसी स्लेट टाइप का, अब स्लेट नहीं मिलता है जल्दी, 200-250 में आता है, एलसीडी टाइप का आता है, वो स्लेट ही समझिए। उस पर बटन दाबिए लिखा आएगा, चार्ज नहीं होता है, वो ऐसे लिखाता है, फिर बटन दाबिए ऑल मिट गया, वो 200-250 में आता है। उस पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये लिख लिया, उसका नीचे से लिखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी सजीव का शरीर अनेक कोशिका तथा एक कोशिका अनेक कोशिका तथा एक कोशिका के मिलने से बना है। सभी सजीव का शरीर अनेक कोशिका तथा एक कोशिका से मिलकर बना है। स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी सजीव का शरीर अनेक कोशिका तथा एक कोशिका के मिलने से बना है, ठीक है। देखिए, तो अभी तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या, जो अनेक सेल से मिलकर शरीर बना है, लेकिन यहाँ पर लिखा रहा है एक से भी। देखिए, तो अनेक ऐसा भी अपवाद में कुछ है जो जिसमें केवल एक ही कोशिका पाया जाता है, और ऐसे में अनेक कोशिका पाया जाता है शरीर में। तो जिसमें अनेक कोशिका पाया जाता है उसको कहेंगे बहुकोशिकीय जीव, और जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे कहेंगे एक कोशिकीय जीव। तो अनेक कोशिकीयों को कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसको कहते हैं सीधे सेलुलर कहेंगे, क्योंकि ये बहुतों से मिलकर बना है, ये केवल एक से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को कहा गया कोशिका सिद्धांत, जिसको दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। ये कब दिया था दोस्तों? 1893 में दिया था। लेकिन देखिएगा, इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है जो इसका पालन ही नहीं करता है। नीचे से नोट करके लिखिए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। इसे देखिए, विषाणु इसका पालन ही नहीं करता है, क्योंकि देखिए पहला पर विषाणु लिखिएगा, देखिए तो विषाणु होता है ना, ये परजीवी होता है, जिससे कहीं ये पड़ा हुआ तो निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा, किसी के शरीर में घुस जाएगा तो सजीव की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए ये क्या करता है, ये इस पर लागू ही नहीं होता है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इस पे भी नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, क्या जो उस सब जब जैसे विषाणु पढ़ेंगे तो वहां, अब यहाँ पर विषाणु पढ़ने लग जाए तो हो गया। यहाँ पर आरबीसी, अब आरबीसी डायरेक्ट यहाँ पर पढ़िएगा, रेड ब्लड सेल, ब्लड क्या होता है पता नहीं होता है, ब्लड का कितना ग्रुप है नहीं है दिस डेट, तो वहां पर सीधे अपवाद में यहाँ पर लिख लीजिए, विषाणु और आरबीसी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है। विषाणु और आरबीसी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। विषाणु और आरबीसी
कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हुआ था एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, तो वहां पे भी आगे चल के ये पढ़ना है। यहाँ पर सीधे इतना ध्यान रखना, एक कोशिकीय में सिंगल सेल, बहुकोशिकीय में अनेक सेल पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। तो लिखिएगा, एरो दे करके सीधे ऐसे लिखिए, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका में लिखिएगा शुतुरमुर्ग। देखे हुए हैं? अरे ऐसे नहीं देखे, मोबाइल पे देखे हुई है ना, आजकल शॉर्ट वीडियो में क्या नहीं देखता है। तो सबसे बड़ा कोशिका में लिखिए शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। उसके बाद लिखिए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। ये तो हो गया दुनिया में सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब मानव में भी पूछा जाता है, तो लिखिएगा मानव में डैश देखिए सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी ओवम, ये महिला में पाया जाता है। कोशिका महिला में पाया जाता है ओवम में, और सबसे छोटी स्पर्म, ये पुरुष में पाया जाता है। सबसे छोटी स्पर्म सेल होता है मानव में, तो कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाएगा। और लिखिएगा सबसे लंबा, सबसे लंबा कहाँ पाया जाएगा? तो न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल जो होता है ना वो सबसे लंबा होता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन पाया जाएगा तो मस्तिष्क यानी ब्रेन। न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क या ब्रेन। इसका लगभग लंबाई होता है ना, लगभग 1 मीटर होता है। अगर इंच में पूछा जाए 39 इंच, अब फीट में पूछा जाए तो लगभग में 3 फीट, लगभग, ये सब लगभग है क्योंकि 3 फीट में 36 इंच ही होता है, लेकिन लगभग 3 फीट। सबसे बड़ी कोशिका ओवम महिला में, सबसे छोटी कोशिका पुरुष में होता है, स्पर्म होता है। सबसे लंबा न्यूरॉन सेल जो ब्रेन में पाया जाता है, जिसका लंबाई लगभग 1 मीटर, लगभग 3 फीट, लगभग 39 इंच होता है, 39 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है जो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में, और सबसे कम होता है न्यूरॉन सेल में होता है। न्यूरॉन में होता है, ब्रेन में 2 तरह का सेल होता है, वो न्यूरॉन सेल होता है, वो गिलियल सेल होता है। तो न्यूरॉन पाया जाता है 90%, गिलियल पाया जाता है 10%। तो उस 10% में होता है, देखिए सेल डिवीजन के कारण ही देखिएगा कैंसर होता है। अगर किसी के शरीर पर चोट लगा, घाव हुआ है, तो वहां पर देखिए कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जितना सेल वहां का मरा है, सेल डिवीजन होकर उतना सेल वहां पर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जो भरने के चक्कर में, चाहे कहीं पे भी आपको चोट लगा है, वहां पर लगातार सेल बनते रह जाता है, भरने के बाद भी बनते रहे, गिल्टी उल्टी वगैरह देखिएगा होता है।
तो वो मेन कारण होता है कैंसर का, वही होता है। तो सेल डिवीजन ही कैंसर का कारण होता है। सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है लीवर साइड में, जो दाहिना तरफ पाया जाता है। अगर लीवर में चाकू लग गया तो आपका लीवर आसानी से ठीक हो सकता है, वो सबसे सबसे ज़्यादा उसमें। लेकिन अगर मार के कोई नचा देता तब तो अलग की बात है, लेकिन लीवर में सेल डिवीजन सबसे अधिक होता है। इसीलिए पूछा जाता है सबसे ज्यादा अधिक सबसे कम समय में रिकवर करने वाला अगर शरीर का कोई अंग है तो वो लीवर ही होता है, अगर उसको समय पर उसके ऊपर ध्यान दिया गया तो। अगर समय पर नहीं ध्यान दिया गया तो वही खतरनाक हो जाता है। जब लीवर डैमेज हो गया तो आप कुछ भी खाइएगा वो आपका पचेगा ही नहीं, तो वो क्या होता है, आदमी के बीमार पड़ जाता है। एक चीज लिखिएगा, सबसे अधिक सेल विभाजन, कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर को ही यकृत कहते हैं। सबसे अधिक सेल विभाजन किसमें होता है, तो लीवर में होता है। सबसे कम सेल विभाजन न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल में होता है। सबसे कम सेल विभाजन यानी कोशिका विभाजन कहाँ होता है, न्यूरॉन सेल में होता है। देखिए अब ये विभाजन के बारे में हमको आगे पढ़ना है, मेटाफेज टेलोफेज क्या होता है वगैरह ये सब। जैसे ये कोई एक सेल है, आई से टूट करके कोई दो गो सेल बन गया, ठीक है, तो इससे ये जन्म लिया है। देखो कितना आसान है इसको याद करना। इससे ये जन्म लिया है क्या गो, दो गो। तो मम्मी जन्म देता है किसी के बच्चे को तो इसको कहते हैं मदर सेल। ये बना है तो इसको कहते हैं डॉटर सेल। कुछ है याद करना, हाँ कुछ मदर सेल जिससे कोई बना है तो बना तो डॉटर सेल, ठीक है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब लिखिए कोशिका के अंग। अब कोशिका में कई टाइप, मतलब क्या क्या चीज पाया जाता है नहीं पाया जाता है उसके बारे में लिखेंगे। देखिए कोशिका के अंग, कफ सिरप पिया करो। कोशिका के अंग, कफ सिरप मतलब कफ सिरप नहीं, गर्म पानी नमक डाल के हल्का, कफ सिरप ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। कोशिका के अंग देखिए, बनाइएगा इमेज आप लोग। इमेज से पढ़ने का बात ही कुछ और है। देखिए किसी भी, इधर देखो, कोई भी अभी तक केमिस्ट्री पढ़ा होगा चाहे जो फिर एटम पढ़ा, बीच में क्या होता है, उसको मिला कर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इधर ये जरूरी नहीं जो यहीं पे, यहाँ पे पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है गोल्जी बॉडी, उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है वैक्यूल्स, उसके बाद पाया जाता है सेंट्रोसोम, उसके बाद पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और उसके बाद पाया जाता है राइबोसोम, और उसके बाद पाया जाता है लाइसोसोम। ई जो फट गया इसमें लाइसोसोम, इस पूरा का काम खत्म। इसीलिए पढ़े होगा जो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, काला कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो देखिए तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या है,
सेल में एनर्जी उत्पन्न करना, और उस एनर्जी को हर जगह पहुंचाने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का। ये वैक्यूल्स क्या है? इस सेल में पानी स्टोर रखता है। सेंट्रोसोम क्या है? मान लीजिए आई बगल में एगो और कोशिका है, मर गया, तो इसको तो कोशिका चाहिए, मरा जगह पर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो शरीर सही रहेगा। तो ये कहेगा तुम्हारे बगल में एगो मरा हुआ है, उसको हटाओ। किसको कहेगा? लाइसोसोम को। हटाएगा इसको, यहाँ पे सेल डिवीजन करके फिर नया सेल बनाएगा। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? इसको आकार देने का काम करता है, समझे? आकार, अगर जैसे इसको अंदर से मजबूती प्रदान करता है। राइबोसोम का क्या है काम? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये एनर्जी का, ये प्रोटीन का। ये लाइसोसोम क्या करता है? मरा हुआ चीज को कहता है साइड हो। जो काम करना बंद किया उसको साइड कर दो। जैसे निकम्मा बेटे को क्या करता है? घर से साइड नहीं करता है, उसको अलग कर देता है, मारता थोड़ी है। ठीक है, तो यही इसका काम है। देखो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, इसी को अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसको हम रेड से इसलिए बनाए हैं क्योंकि इस अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको कहेंगे कोशिका भित्ति। इंग्लिश में इसको कहेंगे सेल भित्ति का वाल, सेल वाल। इतना चीज के बारे में पढ़ना है। और एक चीज इसमें और, अब इसमें तो सूखल नहीं होगा, सूखल होगा तो आपस में एक दूसरे से टकराएगा, ये फूट जाएगा। और जैसे ही फूटा कि काम इसका खत्म है। तो इसके लिए इसमें द्रव भरा रहता है। अब कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव भरा रहता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव, और देखो कोशिका द्रव सेल के अंदर, न्यूक्लियस द्रव जो न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव, और ये दोनों द्रव मिला करके जीव द्रव्य का निर्माण करता है। दोनों द्रव को अगर मिला देंगे तो क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। तो ये इमेज को बनाइए आप लोग। कितना लेट लग रहा है? न्यूक्लियस को कहाँ छोड़ दिया? बढ़ाते गया क्यों? हो गया। अब इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली लिख के रख दीजिए। कोशिका झिल्ली एक नंबर पे, कोशिका झिल्ली लिख करके रख दीजिए। इंग्लिश में वहां पर लिख दीजिए उसका नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला पे है कोशिका झिल्ली, इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, तो ये कोशिका के सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है ये भी, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है।
ठीक है, लिखिए यह कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। कोशिका भित्ति लिख लीजिए, इस कोशिका का सबसे बाहरी परत। दूसरा पर लिखिएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल। देखिए तो मेन रूप से जो होता है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सेल को पूरा घेर के रखे हुआ है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ये जो सेलुलोज होता है केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है। इसी सेलुलोज से कपड़ा बनता है, कागज वगैरह इसी सेलुलोज से बनता है। इस सेलुलोज को मानव आसानी से पचा नहीं सकता है, लेकिन जीव जंतु केवल जो क्या कहते हैं इसको, मवेशी वगैरह जो हो गया, ऐसे अगर जीव जंतु कहेंगे तो पूरा चीज सब आ जाएगा। तो उसमें मवेशी वगैरह जो घास वगैरह जो डायरेक्ट पेड़ पौधा खाता है वो सेलुलोज को आसानी से पचा लेता है, लेकिन हम आप लोग उसको नहीं पचा सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, पहले उसको सिझाते हैं, कुकर में सीटी लगाते हैं, तब खाते। कभी कच्चे भिंडी खा के देखिए, आधा किलो लिखिएगा इसमें, लिखिए सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। देखिए सेलुलोज केवल पादप में पाया जाता है। सेलुलोज केवल पादप में पाया जाता है। देखिए कोशिका भित्ति पादप जीव जंतु नहीं, पादप नहीं, जीव जंतु नहीं, पादप जीवाणु, जीव जंतु भी नहीं होगा, पादप जीवाणु इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पादप जीवाणु इत्यादि में पाया जाता है। देखिए एक और चीज में लिखिए, कोशिका भित्ति अर्धपारागम्य, अर्धपारागम्य होता है, यानी अर्धपारदर्शी, अर्धपारागम्य होता है, ठीक है। देखो तो कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद अंदर वाला परत कोशिका भित्ति। कोशिका के अंग में जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 8 बज गया क्या? अब इसके अलावा कल पढ़ाएंगे इसके आगे इसमें